जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज से 800 सिलेक्टेड क्वेश्चंस का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें साथियों जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के साथ साथ हिंदी व्याकरण के भी प्रश्न शामिल होंगे। और साथियों ये जो सीरीज है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि 100% निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। और साथियों ये जो 800 सिलेक्टेड क्वेश्चंस का सीरीज है इसे एग्ज़ाम से पहले यानी कि 1 अक्टूबर से पहले ही समाप्त करना है। इसलिए साथियों आप सभी आज के सेशन को अधिक से अधिक अपने सभी मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और साथियों आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करना है, जिससे ये सेशन जो है एग्ज़ाम से पहले ही समाप्त हो सके। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों आप सभी को अपना अपना आंसर नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी फिल्म है जो सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित नहीं है। तो याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये फिल्म है सलाम बॉम्बे। देखिए सलाम बॉम्बे जो है ये 1988 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, जिसे मीरा नायर द्वारा निर्देशित किया गया था। याद रखिएगा किसके द्वारा, तो मीरा नायर के द्वारा। बाकी ये सभी फिल्में जो है चारुलता, पाथेर पंचाली, अपराजितो, ये सभी फिल्म जो है सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित किया गया है। चलिए आगे देखिए, भारत के निम्न में से किस स्थान को काला पानी के नाम से जाना जाता था। चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो साथियों यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन डी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है अंडमान द्वीप। देखिए भारत के अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है सेलुलर जेल। कौन सा जेल, यहाँ पे लिख देते हैं सेल्युलर जेल। इसी को काला पानी के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखेंगे इस जेल का प्रयोग ब्रिटिश काल में राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए किया जाता था। और सेलुलर जेल जो है इसको 1969 में, ध्यान रखना है, आज़ादी के बाद 1969 में राष्ट्रीय स्मारक में तब्दील कर दिया गया। सभी को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, स्वर्गीय राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कीजिए। और इस प्रश्न को हमने प्रैक्टिस सेट में भी बताया था रवि वर्मा के बारे में। तो देखिए साथियों, राजा रवि वर्मा जो है ये एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, चित्रकारी। चलिए आगे देखिए, यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 किसके बचाव के लिए लागू किया गया था। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। और साथियों एक भी प्रश्न को स्किप ना करें। तो देखिए यौन उत्पीड़न अधिनियम ये कब आया था, तो 2013। और ये किसके बचाव के लिए लागू किया गया था, तो याद कर लीजिए कार्यस्थल पर महिला के लिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। चलिए, और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो साथियों यूरोपीय संघ का सदस्य इनमें से कौन नहीं है, तो याद रखिएगा मेसोडोनिया। तो सी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, मेसोडोनिया यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। धूमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। चलिए 6 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से, और एक क्लास है रात 8:30 बजे। तो ये जो क्लास है 8:30 की, 8:30 बजे की, ये क्लास कभी कभी 8:40 या फिर 8:45 पर भी स्टार्ट होता है, क्योंकि ये जो 8 बजे की क्लास है इसको लेने में लेट होता है, यानी लंबा चलता है। इसके कारण 8:30 के क्लास को 8:40 या फिर 8:45 पर स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है धूमल नृत्य शैली।
देखिए जम्मू और कश्मीर, याद रखिएगा एक और नृत्य रऊफ। पूछा जाता है कि रऊफ कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर होता है भांगड़ा, और क्या होता है गिद्धा। तो दोनों को याद रखिएगा, भांगड़ा गिद्धा ये पंजाब का है। गरबा दांडिया पूछे गुजरात का है। एन राजम ने निम्नलिखित में से किसमें प्रसिद्ध अर्जित की। एम राजन जो है आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से किसमें प्रसिद्धि अर्जित की थी। तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का सही जवाब है वायलिन में। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आनंद वन की स्थापना के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो साथियों आनंद वन की बात करें तो इसकी स्थापना बाबा आमटे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। देखिए भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की बात करें तो उसमें संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का प्रावधान है। किसमें, तो 7वीं अनुसूची में। तो यहाँ पे बताना है संघ सूची में कौन शामिल है। तो याद रखिएगा बंदरगाह, बंदरगाह जो है ये संघ सूची में शामिल है। जबकि भूमि, कृषि और शराब की बात करें तो ये राज्य सूची के विषय है। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि शिक्षा किस सूची का विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। सभी फैक्ट को ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रक पर्यवेक्षण करता है। तो ये कौन करता है, तो याद रखिएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत की लोकसभा में कौन से राज्य में सबसे अधिक सीटें हैं। चलिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। तो भारत की लोकसभा की बात करें तो कौन से राज्य में सबसे अधिक सीटें हैं, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर 48 है। बिहार की बात करें तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा सीटों की संख्या 243 है और विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। तो बिहार से संबंधित 4 प्रश्नों को आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखिए भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि संविधान जो है पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगर पूछे ये लागू कब हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को। तो दोनों डेट को आपको याद रखना है। तो फिलहाल यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए प्रारूप समिति के बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है, इसे मसौदा समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। और इस समिति में टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें से एक अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। भारत के संविधान के अंतर्गत किस उम्र के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है, यानी प्रतिषेध मतलब रोका गया है। तो किस उम्र के बालक को, तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध है। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोककर रख सकती है। देखिए विधान परिषद की बात करें तो ये वर्तमान में केवल भारत में 6 राज्यों में ही है, जिसमें बिहार भी आता है। बिहार में भी विधान परिषद है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, तो याद रखिएगा अधिकतम 4 माह के लिए। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। चलिए आप सभी 16 के लिए आंसर कीजिए। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। तो याद रखिएगा ये 1950 में बना था। तो सी ऑप्शन सही है। 1951 में क्या हुआ था, तो संविधान में पहली बार
संशोधन किया गया था, जिसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। रेड क्लिफ आयोग नियुक्त किया गया था। चलिए सभी ऑप्शन को देखिए। तो देखिए रेड क्लिफ आयोग की बात करें तो ये नियुक्त क्यों किया गया था, तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ध्यान रखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो रेड क्लिफ है। भारत चाइना के बीच मैकमोहन है। भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है। उच्चतम न्यायालय की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, तो इसके लिए संघीय न्यायालय, अपील न्यायालय, संविधान का रक्षक, ये सभी उच्चतम न्यायालय है। तो यहाँ पर सारे विकल्प क्या है, सही है। बरबॉर्न स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो साथियों बरबॉर्न स्टेडियम एक क्रिकेट का मैदान है जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस, ध्यान रखिएगा ये किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन 14 अक्टूबर को। ध्यान रखें 14 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है। एशिया के देशों में अकेला खाली स्थान ही G8 के देशों में शामिल है। एशिया के देशों में अकेला कौन ऐसा देश है जो G8 के देशों में शामिल है, तो याद रखिएगा ये है जापान। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, क्या है, जापान। आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ से आपको G8 में कौन कौन से देश है आपको थोड़ा सा बता देते हैं, हो सकता है एग्जाम में प्रश्न पूछ ले। तो G8 विश्व के संपन्न औद्योगिक देश जैसे कि फ्रांस है, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, और लास्ट में क्या है, कनाडा, इसका संघ है G8। तो 22 का यहाँ पर आंसर याद कर लीजिए डायरेक्ट, व्यवसाय चक्र। अल्पकालीन खाली स्थान लागत वक्र के अंदर का क्षेत्रफल निर्गत के किसी भी स्तर तक हमें उस स्तर के लिए कुल परिवर्ती लागत देता है। देखिए इकोनॉमिक्स के प्रश्न है इसलिए थोड़ा सा टफ है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सीमांत। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर क्या कहा जाता है, तो देखिए इसे कहा जाता है उपभोग की वस्तुएं। निम्नलिखित में से सरकार के विकास खर्चे में किसकी गिनती नहीं की जाती है, तो देखिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है। सरकार के विकास खर्चे में याद रखिएगा सुरक्षा संबंधी खर्चे गिनती नहीं की जाती है। चाय की पत्तियां चुनने वालों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने से क्या होगा, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए चाय की पत्तियां चुनने वालों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने से सभी चाय कंपनियों के लिए चुनने की लागत में क्या होगी, वृद्धि होगी। नीति आयोग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 की शुरुआत से 5 वर्ष की योजनाओं को निम्नलिखित में से किसमें बदलने की योजना बनाई है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए। 15 साल विजन डॉक्यूमेंट, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करते जाएं। तो उत्तराखंड के नैनीताल जिला को लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, नैनीताल को झीलों का नगर कहा जाता है। इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो देखिए साथियों इनमें से बताना है सबसे छोटा। ऐसे तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है और सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति है। तो इसमें इन चारों ऑप्शन में से सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा मंगल। तो आकार के अनुसार अगर ग्रहों का अवरोही क्रम देखें तो सबसे पहले बृहस्पति आता है, दूसरे स्थान पर शनि आता है, तीसरे स्थान पर अरुण आता है, चौथे स्थान पर वरुण आता है, पांचवें पर पृथ्वी और पृथ्वी से छोटा शुक्र और शुक्र से छोटा मंगल। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा और मंगल के बाद क्या आता है, बुध। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पुर्तगाल की राजधानी क्या है? अभी जो हमने ग्रहों का क्रम बताया ये आकार के हिसाब से, ना कि सूर्य से दूरी के क्रम में। ऐसे तो सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे पहले बुध है। देखिए जैसे कि ये सन हो गया तो सन से सबसे नज़दीक बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और इसके बीच में ये क्या है? क्षुद्र ग्रह है। तो यहाँ पर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाल की राजधानी कहाँ पर है? तो लिस्बन। याद रखिएगा कहाँ पर है? लिस्बन। वियना की बात करें तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वियना। साइप्रस की राजधानी कौन सी सही है? देखिए आपके एग्जाम में देश और राजधानी से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो साथियों साइप्रस की जो राजधानी है याद कर लीजिए निकोसिया। साइप्रस की राजधानी कहाँ पर है? निकोसिया है और यहाँ की मुद्रा का नाम है यूरो। एक प्रश्न जरूर आएगा, ध्यान रखना है। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी कहाँ पर है? तो प्यारे साथियों पोर्ट ब्लेयर की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, याद रखिएगा। और पोर्ट ब्लेयर जो है ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। आंध्र प्रदेश की अभी नई राजधानी क्या है? तो अमरावती। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। बिहार की राजधानी आप सभी जानते हैं पटना, लेकिन पटना हाई कोर्ट की स्थापना पूछे तो 3 फरवरी 1916 को किया गया था। चलिए आगे देखिए, लखनऊ खालिस्तान की राजधानी है। तो लखनऊ किसकी राजधानी है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर और त्रिपुरा का अगरतला। यदि आप जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप खालिस्तान में हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। तो याद रखिएगा ये जॉली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो उत्तराखंड के देहरादून में। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। आगे देखिए, अक्षांश का 1 डिग्री अंश किसके बराबर होता है? यानी अक्षांश का जो 1 डिग्री अंश है ये कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो याद कर लीजिए 111 किलोमीटर। किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? इस प्रश्न को हमने बहुत बार आपको कराया है, अभी तक आपको ये प्रश्न याद हो गया होगा। 1942 में किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जिसको जैन मंदिर भी कहा जाता है ये कहाँ पर स्थित है? याद कर लीजिए साथियों, दिलवाड़ा का जैन मंदिर 5 मंदिरों का समूह है और यह राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। तो याद रखिएगा राजस्थान में है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, ठीक है। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आइए सभी स्टेटमेंट को एक एक करके पढ़ते हैं। तो उन्होंने सिकंदर यानी अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल नहीं हुए, बिल्कुल सही है। बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी और संरक्षक और मार्गदर्शक था, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं बैरम खां जो है ये अकबर का संरक्षक था, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य का। तो बी ऑप्शन गलत है। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, बिल्कुल सही है। साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है। देखिए सभी स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे गलत जो है सी ऑप्शन। बैरम खां चंद्रगुप्त मौर्य का संरक्षक नहीं था, अकबर का था। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? तो देखिए स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे को लाल, पीला और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। तो याद रखिएगा लाल, हरा और पीला।
पिंजौर गार्डन, जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है, से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो किससे 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो याद रखिएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ का यादवेंद्र गार्डन, जिसे पिंजौर गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, इस गार्डन का निर्माण औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान करवाया था। और पिंजौर गार्डन को पहले मुगल गार्डन भी कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रवाद एक संभ्रांत घटना है जो वकीलों एवं डॉक्टरों तथा जमींदारों द्वारा उपजाई गई थी। यह किसका कथन है? तो साथियों, ये जो स्टेटमेंट है याद कर लीजिए, महात्मा गांधी का कथन है। चंद्रगुप्त मौर्य खाली स्थान में पैदा हुए थे। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे और ये 345 ईसा पूर्व में बिहार में पैदा हुए थे। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 345 BC याद रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौटिल्य, जिनका अन्य नाम है विष्णुगुप्त। याद रखिएगा, क्या है? विष्णुगुप्त चाणक्य। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना पूछा जाता है, जो कि 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किया गया था। और अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसे भी ध्यान रखना है, स्वामी सहजानंद ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, स्वामी सहजानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? देखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो 1600 ईस्वी में हुआ था और उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अकबर का मकबरा पूछा जाता है, जो कि सिकंदरा में है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो विकलांगों के लिए प्रमुख संस्थानों की स्थापना की गई है और जिसमें से दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान जो है, याद रखिएगा, ये देहरादून में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर पहला ऑप्शन, अरविंद घोष ने। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो साथियों, इसका सही जवाब है अलबरूनी। अलबरूनी प्रथम मुसलमान था जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया था, याद रखिएगा। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 1.73 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? चलिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आंसर बताएंगे 49 के लिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 49 का? याद कर लीजिए, HSBC बैंक, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है, HSBC बैंक पर याद रखिएगा। निम्न में से किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है? तो याद कर लीजिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तेलंगाना में। नया संविधान अपनाने के बाद खाली स्थान राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की? तो यहाँ पर 51 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। नया संविधान अपनाने के बाद उज्बेकिस्तान राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मामला वितरण कार्यक्रम का हाल ही में उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा, याद रखिएगा। त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री ने। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा प्रवाहित होता है, यानी अग्नाशय से निकलता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये अग्नाशय से स्रावित होता है, याद रखिएगा, जो पाचन के लिए उत्तरदायी होता है, ध्यान रखेंगे। इसे अग्नाशयी रस भी कहा जाता है ट्रिप्सिन को। देखिए, अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो ऑप्शन में ट्रिप्सिन दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और अग्नाशय की बात करें तो मानव शरीर की ये दूसरी बड़ी ग्रंथि है। पहली ग्रंथि कौन सी है सबसे बड़ी? तो यकृत ग्रंथि। आगे देखिए खाली स्थान, मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो 54 का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, यकृत। याद रखिएगा, यकृत ग्रंथि मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यकृत जो है एक पाचन ग्रंथि है। मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई? तो यहाँ पर 55 का सही जवाब हो जाएगा हैजा। याद रखिएगा, हैजा जो है ये विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु के द्वारा होता है, जो प्रदूषित स्थानों पर रहने वाली मक्खियों द्वारा फैलता है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग पानी के प्रदूषण द्वारा नहीं होता है? तो देखिए पानी के प्रदूषण से नहीं होता है, सी ऑप्शन दमा। दमा एक फफूंदी यानी कवक जनित रोग है। याद रखिएगा, ये कवक के कारण होता है। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता खाली स्थान किसका लक्षण है? तो 57 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता जो है ये गठिया का लक्षण है। निम्नलिखित में से पोलियो की बीमारी होने का कारण क्या है? चले बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो पोलियो की बीमारी होने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा वायरस जनित रोग है पोलियो। सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। क्या बोला जाता है? कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? तो देखिए कोई पिंड मुक्त रूप से गिरकर तब पृथ्वी पर पहुंचेगा जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे। तो देखिए यहाँ पे जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे तभी कहा जा सकता है कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों उसे कहा जाता है सौर सेल पैनल। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, सर्किट के माध्यम से धारा का मान क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो धारा का मान एक ही रहता है। दो धनात्मक आवेशों के बीच के बल क्या होगा जब उन्हें एक दूसरे के पास रखकर स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है? तो यहाँ पर 63 का सही जवाब हो जाएगा बल जो है वो घटेगा। याद रखिएगा, दो धनात्मक आवेशों को एक दूसरे के साथ रखने पर वे एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तथा उसके बीच आकर्षण बल घट जाएगा। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। तो याद रखिएगा शून्य हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए में है हंसाने वाली गैस, जो कि नाइट्रस ऑक्साइड है, बिल्कुल सही है। कैंडी तरल, ये सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं है। याद रखिएगा कैंडी तरल जो होता है ये पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, ना कि सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बी ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट को कपड़े धोने का सोडा या फिर धोवन सोडा भी कहा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। तो ऑप्शन डी में दिया गया है सिर्फ Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का है। निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो देखिए कार्बन जो है ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला एक तत्व है और इसका सबसे शुद्ध रूप यहाँ पे एंथ्रासाइट है। याद रखिएगा ये कोयला का प्रकार है। एक ही तत्व के समस्थानिकों में होते हैं। तो याद कर लीजिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। समस्थानिकों में परमाणु संख्या समान रहता है परंतु परमाणु भार क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? एक ही तत्व के समस्थानिकों में
समान प्रोटॉन संख्या होते हैं, यानी कि परमाणु संख्या होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या आप सभी जानते हैं। लेकिन परमाणु भार क्या होता है, समस्थानिक में भिन्न भिन्न होता है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 17 किसका होता है? तो आप सभी जानते हैं क्लोरीन का होता है 17, क्लोरीन का 17 होता है। और ये क्लोरीन क्या है? तो याद रखिएगा एक हैलोजन गैस है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, परमाणु क्रमांक। देखिए आवर्त सारणी के वर्ग 17 की बात करें तो 17 में स्थित कुल 5 तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, इसको हैलोजन कहा जाता है। याद रखिएगा। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है? तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खोते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स का क्षय होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? अब यहाँ से 10 क्वेश्चन हम लोग हिंदी व्याकरण से कवर करेंगे। तो संज्ञा शब्द कौन सा है? तो बी ऑप्शन देखिए, क्रोध। क्रोध जो है ये क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है, बाकी ये सभी संज्ञा नहीं है। लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य में कारक क्या है? तो पेड़ से गिरा यानी पेड़ से अलग हो रहा है, तो जहाँ पे अलगाव होता है वहाँ पे अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से है? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये जो है विकारी शब्द है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। मधुर बात करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मधुर बात करने वाला होता है मधुरभाषी, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया। याद रखिएगा, मधुरभाषी। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्रयत्न का पर्यायवाची बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, प्रयत्न का पर्यायवाची क्या होता है? प्रयास। खो देना के लिए सही मुहावरा क्या है? तो हाथ धोना। खो देना यानी कि हाथ धोना। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं केवल खाली स्थान चाहती हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 77 का? तो याद रखिएगा, मैं केवल इतना चाहती हूँ। यहाँ पर बी ऑप्शन सबसे सटीक आंसर है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी अध्ययन जो है ये कौन सा सही रूप में लिखा गया है? तो डी ऑप्शन देखिए, अध्ययन इस तरह से लिखा जाता है। इन सभी को ध्यान रखें, एग्जाम में प्रश्न आएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो वाक्य है, यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे और आपका दर्शन हुआ। तो देखिए दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग जो है ये आप मेरे घर पधारे, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। इसके स्थान पर क्या होगा? आप मेरे घर पर पधारे, यहाँ पे पर होगा, आप मेरे घर पर। ठीक है, तो ये त्रुटि है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो इस प्रश्न पर स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है, याद रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। आज हमने टोटल 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर किया और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न 100% पूछा जाएगा। इसलिए आप सभी एग्जाम से पहले फिर से आपको रिवीजन कर लेना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।